Hello everyone. This is the first video for UK Triple SC हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैं UK Triple SC का जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और अदर पोस्ट का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो हमारा पार्ट फर्स्ट है कॉमन सिलेबस, उसके कुछ टॉपिक डिस्कस करूँगा एक एक करके। तो ये पहला वीडियो है जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल वाला टॉपिक लिया है, क्योंकि जो कॉमन सिलेबस है वो एग्रीकल्चरल ब्रांच, हॉर्टिकल्चर एंड बायोलॉजी ब्रांच तीनों के लिए कॉमन है। इसीलिए सबसे पहले मैंने ये पार्ट ए वाला सिलेबस स्टार्ट किया है, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा डिटेल में है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल का है, जबकि जो कॉमन सिलेबस है ये क्लास 11-12 का ही है लगभग। तो यहाँ पे मैं आज सबसे पहले सेल बायोलॉजी वाले कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा साइटोलॉजी, उसकी बेसिक चीज़ें आज के वीडियो में होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले बेसिक चीज़ें जैसे कि सेल बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है मेन। यहाँ पे मैं कुछ मेन चीज़ें ही डिस्कस करूँगा, बाकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को पता होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं डिस्कस करूँगा बेसिक चीज़ों में। तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन साइटोलॉजी, दैट मीन्स कि सेल बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो कि एनसीईआरटी बुक्स में दी हैं, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा भी होता है। जैसे कि लूसेंट की बुक में अगर आप बायोलॉजी की बुक देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर उतना हम याद नहीं रख पाते तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी का प्रेफर करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, आप सभी को पता भी होगा। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। तो डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल यूएन हॉक ने किया था 1674 में। तो 1674 में किया था इनने, फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था माइक्रोस्कोप से। उससे पहले जबकि जो रॉबर्ट हुक थे उनने खुद के माइक्रोस्कोप, जो कि उनने माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था छोटा सा, उससे डेड सेल को देखा था, कॉक सेल, जो कि एक डेड थी। वहाँ पे कोई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं था, सिर्फ सेल वॉल थी। एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक थे उनने सेल वॉल को ही देखा था, सिर्फ कोई सेल को नहीं देखा था। उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल को ल्यूएन हॉक ने ही देखा था 1674 में। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल न्यूक्लियस कब हुआ, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसी सेल के बीच में न्यूक्लियस भी होता है जहाँ पर उसका जेनेटिक मटीरियल होता है, ये हमें रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। उसके बाद एक चीज़ है कि टर्म प्रोटोप्लास्ट किसने दिया था, तो टर्म प्रोटोप्लास्ट हमारा पुरकिंजे ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे। तो प्रोटोप्लास्ट हम जनरली कहते किसे हैं, अगर कोई प्लांट सेल है, अगर प्लांट सेल से हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो बाकी बची चीज़ों को, इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट मीन्स कि सबसे आउटर फिर क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और उसके अंदर के सारे कंटेंट को हम प्रोटोप्लास्ट कह देंगे। उसके बाद है सेल थ्योरी गिवन बाय। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल बायोलॉजी में कि सबसे पहले सेल थ्योरी होती है कि सेल एक्चुअल में है क्या। तो सेल थ्योरी हमारा दो साइंटिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, स्लीडन एंड स्वैन ने 1838 एंड 1839 में दिया था। 1838-9 इसे जनरली बोल देते हैं हम। तो इनने सेल थ्योरी दिया था कि सेल एक्चुअल में क्या होती है, इनने सेल को डिफाइन किया था। उसके बाद है सेल थ्योरी एक्सटेंशन किसने किया था, क्योंकि जो सेल थ्योरी हमारा है, पुरानी सेल थ्योरी जो है वो, उसमें सिर्फ इतना था कि एक्चुअल में सेल होती क्या है, जबकि सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया गया बाद में विर्चो के द्वारा 1855 में। तो विर्चो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनने सेल थ्योरी को स्लीडन एंड स्वैन की एक्सटेंड किया था, एक चीज़ें उसमें एक दो चीज़ें और जोड़ी थी। तो अभी हम देखेंगे आगे कि सेल थ्योरी क्या है। सबसे पहले आप ये चीज़ें याद रखिए कि डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल के न्यूक्लियस को प्रोटोप्लास्ट किसने दिया था, सेल थ्योरी, एंड सेल थ्योरी को एक्सटेंड किसने किया था, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सेल हम किसे कहते हैं। तो एक सेल हम इसे कहेंगे जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो आप, प्लांट्स ले लो या एनिमल ले लो, जैसे कि ह्यूमन ले लो, तो उसका एक फंक्शन होता है बॉडी का कि वो एक्सक्रीट करता है, रिप्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से एक सिंगल सेल का भी पूरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि जैसे बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, तो उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो रिप्रोड्यूस भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, रेस्पायर भी करता है। अगर वो फोटोसिंथेसिस वाला है तो फोटोसिंथेसिस भी करता है। अदरवाइज उसमें न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप होते हैं, तो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। वो ऑक्सीजन भी अपटेक करता है, CO2 भी एलिमिनेट करता है। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे सेल एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की तरह है, सेल का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो अगर कोई भी ऐसी सिंगल यूनिट जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, उसे हम कहेंगे सेल, कोई भी लिविंग सेल।
दूसरी चीज़ है सेल परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल में इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ वही होते हैं जो मैंने बताया कि जैसे कि एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, ये सारे इसेंशियल फंक्शन हैं। मेटाबॉलिज्म, ये सारे इसेंशियल फंक्शन हैं। तो एक सेल में इतनी चीज़ें होती हैं, इसीलिए हम इसे सेल कहते हैं। एंड सेल को कैसे डिफाइन किया जाता है? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है क्योंकि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं या यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का जो पूरा उसका बॉडी है वो एक सिंगल सेल से बना है, दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर। और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मल्टीपल सेल से मिलके बने होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। और फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि डिफरेंट टाइप की सेल, पहले तो एक सिंगल सेल अपना उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वर्क करती है, इसलिए उसका फंक्शनल काम है। और बहुत सारी सेल मिलके भी फंक्शन करती हैं, इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं, जबकि नॉन सेलुलर जैसे कि वायरस है उनके लिए सेल थ्योरी फॉलो नहीं होता। तो वायरस क्या है? हमारे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। वायरस को हम अलग से माइक्रोबायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेल स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक दिया है हमारा सेल ऑर्गेनेल के बारे में, तो सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या है, इसलिए मैं बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद सेल थ्योरी है जो मैंने बताया कि स्लीडन एंड स्वान ने दिया था 1838-9 में। तो सेल थ्योरी कहने का मतलब क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। यहाँ पे पूरा हमारा सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलके बना होगा, अगर वो लिविंग है तो या तो एक सेल से या मल्टीपल सेल से। एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी तक हमारा जब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल कह रहे थे हम, ये हमारा अधूरा सेल थ्योरी था। यहाँ पे हमारा स्लीडन एंड स्वान ने ही बताया था कि इतना लिविंग ऑर्गेनिज्म एक और ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, जबकि जब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बोला गया तो हमारा ये विर्चो द्वारा बोला गया। विर्चो ने बोला था कि एक जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से पैदा होती है, उसे उनने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये इसलिए लिख दिया, कई बार पूछा जाता है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अगर इसे लिखना होगा तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये हमारा किसने दिया था? विर्चो ने प्रपोज किया था, सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था 1855 में। तो आगे देखते हैं हम कि सेल के दो टाइप होते हैं मेनली, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में इंपॉर्टेंट फीचर जो है मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, वैसे बाद में फाइनली डिफरेंस भी बता दूंगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिटेल में, लेकिन सबसे पहले हम मेन चीज़ें देखते हैं जो प्रोकैरियोट में होती हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाई या फर्स्ट, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ये आप सभी जानते भी होंगे। इसी तरीके से बायोलॉजी में नेम डेरिवेटिव होते हैं, डेराइव्ड होते हैं सॉरी। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स विथ लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो इनमें जो न्यूक्लियस मेन अभी मैंने बताया था जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो लेस डेवलप्ड होता है। लेस डेवलप्ड मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, एडवांस टाइप का नहीं होता, चाहे हम फंक्शन की बात करें या उसके स्ट्रक्चर या उसके दिखने की बात करें, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, पुअरली डेवलप्ड होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। यहाँ पे हम न्यूक्लियस टर्म यूज जो कर रहे हैं ये गलत है, यहाँ पे हम न्यूक्लियोइड हमें टर्म यूज करना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनके लिए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है सेंटर में उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ना कि न्यूक्लियस। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी हैं, उसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। समटाइम बैक्टीरिया को ही प्रोकैरियोट की तरह टर्म यूज कर लिया जाता है, जबकि ये अलग है क्योंकि बाद में क्लासिफिकेशन जब हुआ था टैक्सोनॉमी में तो वहाँ पे प्रोकैरियोट दो टाइप के हैं, वन इज यू बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज आर्किया। तो हम प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया को सिनोनिम की तरह यूज नहीं कर सकते, लेकिन बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोट का मेंबर है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा बैक्टीरिया आता है। देन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, और PPLO जिसे हम कहते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सारे हमारे प्रोकैरियोट के मेंबर हैं। उसके बाद है द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल नेकेड का मतलब सबसे पहले है जो सेल है वहाँ पर जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल हमारा DNA पड़ा रहेगा वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, नेकेड है। और दूसरा वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है DNA के साथ एसोसिएट।
क्योंकि यूकैरियोट में क्या होता है, जो डीएनए होता है लार्ज होता है, वहाँ पर उसे रैप्ड होना होता है, तो एक प्रोटीन होती है स्पेशल जिसे हम हिस्टोन कहते हैं, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन। तो उसके साथ हमारा डीएनए बाइंडेड होता है या एसोसिएटेड होता है, तो इसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो कि अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, यहाँ पे कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे अब्सेंट होती है, जो मैंने आपको बता दिया, जो कि न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किए रहती है। उसके बाद है जेनेटिक मटेरियल एज सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे क्रोमोसोम सेट में नहीं होते, मल्टीपल नहीं होते, बल्कि एक सिंगल क्रोमोसोम या उसे हम सर्कुलर डीएनए कह सकते हैं। उसके बाद है इन प्रोकैरियोट देयर इज ए डीएनए आउटसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड प्लाज्मिड और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में डीएनए के अलावा भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, इसे हम प्लाज्मिड कहेंगे। जबकि यूकैरियोट में मोस्टली प्लाज्मिड हमें देखने को नहीं मिलता, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, जबकि यीस्ट में हमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है, जो कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो आप याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड देखने को मिलता है, जबकि रेयरली ही हमें यूकैरियोट में प्लाज्मिड देखने को मिलता है, जैसे कि यीस्ट में। उसके बाद है प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है। प्लाज्मिड प्रोवाइड रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया, ये एक फंक्शन है हमारा प्लाज्मिड का, जो रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है एंटीबायोटिक से। अगर हमें किसी बैक्टीरिया को सपोज हमने किसी एंटीबायोटिक दी, तो उसके प्लाज्मिड, जो उसका प्लाज्मिड डीएनए है, वहाँ पर कुछ ऐसे जीन होंगे जो रेसिस्टेंट पैदा करेंगे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के लिए। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशन जब बैक्टीरिया करता है, तो प्लाज्मिड के जीन के थ्रू ही करता है। उसके बाद है नो सेल्यूलर ऑर्गेनेल फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। यहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल ही नहीं होते हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं इंपोर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के बारे में। हमने स्टार्ट किया है सेल से, लेकिन अभी हम डिटेल में सेल ऑर्गेनेल को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोकैरियोट है, वहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल लाइक स्ट्रक्चर सेल में नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम होते हैं, जो कि सेल ऑर्गेनेल ही हैं। और राइबोसोम हमारे किस टाइप के होते हैं, 70S टाइप के। 70S क्या है, अब हम जब हम राइबोसोम डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी आप याद रखेंगे कि जो राइबोसोम है वो 70S टाइप होते हैं प्रोकैरियोट में या बैक्टीरिया में, और सिर्फ राइबोसोम ही हमारा सेल ऑर्गेनेल है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में। उसके बाद है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती हैं, जैसे कि इंक्लूजन बॉडीज, जो कि सेल ऑर्गेनेल नहीं कहा जाएगा, बल्कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट का, जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। और इंक्लूजन बॉडीज का हमारा फंक्शन क्या है, स्टोरेज का फंक्शन। डिफरेंट चीज़ें स्टोर करती हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, साइनोफाइसियन स्टार्च या फॉस्फेट ग्रेन्यूल, इस तरीके से। उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट चीज़ मीजोसोम, जो कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन से उसकी आउटग्रोथ होती है या उसका इनफोल्डिंग हम उसे कहेंगे। तो मीजोसोम हमारा प्रोकैरियोट में ही सिर्फ देखने को मिलता है, ये यूनिक है हमारा प्रोकैरियोट के लिए। तो मीजोसोम आर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले ये यहाँ पे हमारा एटीपी की सिंथेसिस होती है, जो कि मीजोसोम में होती है, रेस्पिरेशन की साइट है। दूसरा सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, एंड सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं मीजोसोम प्रोकैरियोट में। तो ये फंक्शन कभी कभी पूछा जाता है कि मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है बैक्टीरिया में, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है ग्लाइकोकैलिक्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकन मीन्स क्या होता है, शुगर। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट में, सभी में नहीं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट जब भी हम कहते हैं, तो उसका कहने का मतलब है सिंपल सा एक बैक्टीरिया ई कोलाई, एसिडिसिया कोलाई, जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर हम उसे देखें उसका स्ट्रक्चर, तो सबसे आउटर लेयर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ शुगर और पॉलीसेकेराइड टाइप। शुगर के अलग अलग टाइप होते हैं, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट के, उनमें से ये पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। और उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो सकता है, वन इज स्लाइम लेयर, सेकेंड वन इज कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर इसे हम कब कहेंगे, कब कैप्सूल कहेंगे, इफ ग्लाइकोकैलिक्स फाउंड एज लूज सीट इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। अगर लूज होगा, सिंपल होगा, थिन होगा, उसे हम स्लाइम लेयर कह देंगे। वाइल इट प्रेजेंट एज थिक एंड टफ स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड कैप्सूल। अगर ये थिक और टफ स्ट्रक्चर होगा, रिजिड होगा, उसे हम कैप्सूल कह देंगे, जो कि सेल को एक डिफेंस भी प्रोवाइड करता है और उसे सेप प्रोवाइड करता है उसका।
एक शेप प्रोवाइड कराता है सेल को, दैट मीन्स कैप्सूल सबसे बाहर वाला एरिया जो कि रिजिड होगा। उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ होगा हमारा, मिडिल लेयर होगी, दैट मीन्स कि सबसे, अगर हम बैक्टीरिया की सेल में आउटसाइड से इनर की तरफ जाएं तो सबसे आउटर साइड क्या होगा हमारा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा। उसके बाद मिडिल में क्या होगा, सेल वॉल होगी। तो सेल वॉल हमारा बैक्टीरिया में किससे मिलके बना होता है, मोस्टली म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बना होता है, ये आप याद रखेंगे। एंड उसके इनर साइड क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कॉमन होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का, सिमिलर होता है दोनों में। तो 3 कवरिंग है हमारा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में। सबसे आउटर ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, जिसे स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल में डिवाइड कर सकते हैं हम। उसके बाद सेल वॉल हो गया जो कि मिडिल हो गया, जबकि इनर लेयर सबसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, जो कि यूकैरियोट की तरह ही सेम होता है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में पढ़ेंगे तो वहीं पे हम स्ट्रक्चर उसका डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है सम प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रॉपर्टीज। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, तो एक ग्राम स्टेन होता है। मैं कभी डिटेल में ग्राम स्टेनिंग पे वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं वो एक ग्राम स्टेन पे बेस्ड हैं। दैट मीन्स कि ग्राम स्टेन एक तरीके का स्ट्रेन, या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रंजक कहते हैं, या रंग कह सकते हैं, स्ट्रेन ही कहेंगे। तो अगर कोई बैक्टीरिया अगर ग्राम स्टेन को लेता है, उससे कलर लेता है उसकी सेल वॉल, तो उसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव। जो नहीं लेगा उसे हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव। ये फिर फर्दर काउंटर स्टेन लेता है, दैट मीन्स कि इसे दूसरे किसी स्टेन से स्टेन किया जाता है। तो ये हमारा किसके बेसिस पे होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। सेल वॉल अलग अलग तरीके की होती है, किसी में पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो उस बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे हमारा ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम क्लासीफाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं ये चीज़ें डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे बैक्टीरिया डिटेल में पढ़ेंगे तो वहीं पे मैं ये चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद है सम प्रोकैरियोटिक सेल है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मोटिलिटी। ये सभी में नहीं होगा, बल्कि कुछ मोटाइल बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में ही होगा। जो नॉन मोटाइल होते हैं वहाँ पे फ्लैजिला नहीं होगा। मोटाइल मीन्स जो मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मीन्स जो मूव नहीं कर सकते। उसके बाद है फ्लैजिला कंटेन 3 पार्ट्स। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं बैक्टीरिया में, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा पार्ट फ्लैजिला में नहीं होता, तो ये तीनों होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। उसके बाद है पिलाई या पिली, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हेयर लाइक अपेंडेजेस दिखते हैं बैक्टीरिया की आउटर सरफेस पे। तो वो क्या होता है, जनरली हमारा हेयर लाइक अपेंडेजेज इन्वॉल्व इन कंजुगेशन प्रोसेस। तो ये फ्लैजिला की तरह तो नहीं होते, उससे काफ़ी छोटे होते हैं और ये कंजुगेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है फिमरी या फिमराई। तो फिमरी हमारा हेयर लाइक अपेंडेज जो होते हैं ये अटैचमेंट करते हैं बैक्टीरिया का, आइदर किसी ऑब्जेक्ट से, जैसे कि रॉक से अगर बैक्टीरिया को अटैच होना होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट या लिविंग होस्ट से, तो वो फिमरी के थ्रू अटैच होते हैं। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है, बल्कि तीनों का, फ्लैजिला का फंक्शन अलग है, फिली का अलग है, फिमरी का अलग है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि तीनों का फंक्शन एक सा लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जब हम सेल देखते हैं स्ट्रक्चर तो वहाँ पर तीनों चीज़ों को हम एक ही मान लेते हैं जनरली, क्योंकि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद राइबोसोम की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट में 70S टाइप के होते हैं, जिससे फर्दर डिवाइड किया जाता है 50S एंड 30S सब यूनिट में। एंड दे आर 50 to 20 नैनोमीटर इन साइज। तो इसका साइज याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में साइज का डिफरेंस जरूर होगा। तो यहाँ पे 15 to 20 नैनोमीटर होंगे साइज में। एंड इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये आप सभी को पता होगा कि राइबोसोम में हमारा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसके बाद एक टर्म होता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पॉलीराइबोसोम हम किसे कहेंगे, जब एक सिंगल mRNA मैसेंजर आरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अटैच होंगे लाइन से एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। उसके बाद है गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल भी हमारा कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया या जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उसमें ब्यूएनसी प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स कि जो वाटर है ओशियन का या सरफेस पे जो जो सरफेस पे बैक्टीरिया रहते हैं वही फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो इसलिए सरफेस पे रहने के लिए उन्हें गैस वैक्यूल की ज़रूरत होती है, जो कि ब्यूएंसी प्रोवाइड कराता है वाटर में। तो ये चीज़ें हमारा प्रोकैरियोट के बारे में सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल दिख रही है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर से फिमरी दिया है। फिमरी का फंक्शन मैंने बताया कि अटैचमेंट के लिए है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है जो कि सिंपल है,
एक सा होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का। उसके बाद राइबोसोम है जो कि 70S टाइप के होंगे, और न्यूक्लियस में यहाँ पे देख लीजिए न्यूक्लियोइड लिखा है, न्यूक्लियस हम नहीं बोलेंगे क्योंकि जो सराउंडेड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसलिए इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो कि प्रिमिटिव टाइप का होता है। उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज हैं जो कि स्टोरेज फंक्शन के लिए होती हैं। उसके बाद प्लाज्मिड है जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद नीचे फ्लैजिलम दिया है जो कि सबसे बड़ा दिख रहा है अपेंडेज हमें, क्योंकि ये मोबिलिटी देता है बैक्टीरिया को। उसके बाद पिलस दिया है जो कि सेक्स पिलाई, ऐसे हम कहते हैं कि कंजुगेशन के प्रोसेस में या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट इसका होता है। उसके बाद बैक्टीरिया की 3 आउटर कवरिंग दी हैं। सबसे आउटर है हमारा कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का। उसके बाद हम जानेंगे कि यूकैरियोटिक सेल कैसे डिफरेंस है प्रोकैरियोट से। तो यूकैरियोटिक सेल इज ए एडवांस टाइप ऑफ सेल एंड कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आप सभी को पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि सेल ऑर्गेनेल आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल होंगे स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। जैसे कि बैक्टीरिया में स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सिर्फ राइबोसोम था एक सेल ऑर्गेनेल, यहाँ पे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर। तो यहाँ पे जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे मोस्टली वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। दैट मीन्स कि उनमें अपना खुद का मेम्ब्रेन होगा, जैसे कि सेल का मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस तरीके से कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। उसके बाद है हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इन जेनेटिक मटेरियल। तो मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट में हमारा हिस्टोन प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, ये आप बात याद रखेंगे। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल मेनली कैसे डिफरेंस हैं। कई बार आप टेबल पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, तो यहाँ पे मैंने टेबल इंक्लूड तो नहीं किया है, क्योंकि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है मेनली एक सी ही होती हैं। कभी कभी प्लांट सेल बड़ी होती है, कभी एनिमल सेल बड़ी होती है, तो साइज़ का ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता। मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल में जो यूनिक चीज़ें हैं, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये हमारा एनिमल सेल में अब्सेंट होती हैं और यूनिक होती हैं प्लांट सेल के लिए। यही डिफरेंस हमारा बनाएंगी। तो याद रखेंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, प्लास्टिड होगा एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगी, जो कि एनिमल सेल में अब्सेंट होगा। उसी तरीके से एनिमल सेल है जो उसमें यूनिक क्या है, सेंट्रियोल है, जो कि प्लांट सेल में हमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कॉमन चीज़ें ऑर्गेनेल जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में कॉमन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना ही लिखा है। उसके बाद हमारा पहला सेल ऑर्गेनेल या पहला कंपोनेंट जो सेल का है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट है उसके जो बायोमोलिक्यूल हैं या केमिकल, उसका कॉम्बिनेशन या केमिकल नेचर जो है वो क्या है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का है, जो कि बायोमोलिक्यूल हैं। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई थी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, वन इज़ लिपिड, सेकेंड वन इज प्रोटीन, थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम लिपिड के बारे में पढ़ेंगे कि लिपिड कैसी होती है मेम्ब्रेन में। लिपिड अरेंज इन बाई लेयर, दैट मीन्स कि यहाँ पर लिपिड की 2 लेयर होंगी। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। तो बाई लेयर का मतलब सबसे पहले आप समझिए 2 लेयर होंगी लिपिड की। उसके बाद है पोलर हेड या हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड मोलिक्यूल टुवर्ड द आउटर साइड। तो यहाँ पे आउटर साइड मेरे कहने का मतलब है साइटोप्लाज्म की साइड भी और सेल के बाहर साइड भी, क्योंकि बाई लेयर है तो वहाँ पे 2 साइड होंगी, एक सेल के इंटीरियर की तरफ जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे आप देखेंगे जो बाहर वाला जहाँ पे फ्लैजिलम पिलस स्ट्रक्चर दिया है ये हमारा आउटर साइड हो गया, और इनर साइड क्या हो गया, साइटोप्लाज्म वाला साइड, आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है जो पोलर हेड है, पोलर हेड क्या होगा हमारा, हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि पोलर है तो ये इंटरेक्ट करेगा वाटर से या अदर कंपोनेंट एक्वस सॉल्यूशन से, ये हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लवर होगा और आउटसाइड होगा ये। उसके बाद है नॉन पोलर जो है हाइड्रोफोबिक होगा, दैट मीन्स कि इससे वाटर फोबिया होगा या वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो ये इनर कोर बना लेते हैं दोनों आपस में मिलके, जो नॉन पोलर टेल होती है लिपिड की वो कोर बना लेंगे बीच में, और हाइड्रोफोबिक रीजन बना लेंगे मेम्ब्रेन के बीच में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक पोलर हेड हो गया, एक नॉन पोलर टेल। उसके बाद है द मेन लिपिड टाइप फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोग्लिसराइड। तो यहाँ पर जो लिपिड के अलग अलग टाइप होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है,
हालांकि अगर हम सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे बहुत टाइप के लिपिड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मेन टाइप ऑफ लिपिड है एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो है फॉस्फोग्लिसराइड। ये आप याद रखेंगे, फॉस्फेट होता है वहाँ पे, अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल होता है, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा फॉस्फोग्लिसराइड बनाते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन है, प्रोटीन दो तरीके से हमें सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिल सकती है। वन इज इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है इट इज पार्शियली और टोटली बरीड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आर पार किए रहती है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन, कभी कभी आधा कभी पूरा, इसलिए हम इसे कहते हैं पार्शियली और टोटली बरीड इन सेल मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे ही अटैच रहती है। लिखा है कि लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर दो कैटेगरी की प्रोटीन होंगी, वन इज इंटीग्रल, वन इज पेरिफेरल। अभी मैं दिखाऊंगा फिगर में आपको। उसके बाद है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? ये एक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। इनके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर का है, वहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्लूइड नेचर के हैं और जो अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन हमारा लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड हमारा प्रोटीन के मूवमेंट को अलाउ करता है, इसीलिए इसे कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब लिपिड से है, मोज़ेक का मतलब मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल फ्लूइड नेचर का है और प्रोटीन यहाँ पे इम्बेडेड है अलग अलग जगह पे मोज़ेक पैटर्न के फॉर्म में। क्योंकि रेगुलर पैटर्न नहीं होता प्रोटीन का, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे नहीं होगा, इसलिए मोज़ेक अरेंजमेंट है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसे कहा जाता है। एंड द एबिलिटी टू मूव प्रोटीन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। किसी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन जितना मूव कर सकेगी उसे सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रोटीन दो तरीके की होती है, वन इज इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल वो जो बीच में धसी होती है और पेरिफेरल जो किनारे पे चिपकी होती है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड नेचर है हमारा लिपिड का जो प्रोटीन को मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर हमारा सेल मेम्ब्रेन का। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन सबसे नीचे है जो पर्पल कलर में दिया है। ये पेरिफेरल प्रोटीन आउटर साइड पे ही अटैच होता है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो दो तरीके के दिए हैं यहाँ पे, एक चैनल प्रोटीन, दूसरा करियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन और करियर प्रोटीन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है ट्रांसपोर्ट का, लेकिन दोनों हमारा क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आप लिपिड का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे लिपिड की दो बाइलेयर आपको दिख रही होंगी और दोनों बाइलेयर में एक स्ट्रक्चर है, वन इज पोलर हेड जो कि गोल तरीके से दिया है ब्लू में, वो क्या है हमारा पोलर हेड है, जो कि आउटर साइड से इंटरेक्ट हो रहा है दोनों तरफ से, सेल वॉल, सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी वो आउटर साइड हमारा इंटरेक्ट होगा। जबकि जो टेल वाला रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, वो बीच में कोर बना लेगा, छुप जाएगा क्योंकि वो वाटर हाइड्रोफोबिक है, जबकि जो हाइड्रोफिलिक वाला रीजन है वो आउटर साइड से इंटरेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। और जो लिपिड है वहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, यहाँ पे लिखा गया फॉस्फोलिपिड। और एक चीज़ मैंने बताया था कि हमारा सेल वॉल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर या ग्लाइकन का मतलब, और वो किसी पेरिफेरल प्रोटीन से एसोसिएटेड है जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, इसलिए इसे कहा गया है ग्लाइकोप्रोटीन। दैट मीन्स कि शुगर एसोसिएटेड विथ प्रोटीन, तो इसलिए इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा गया है। नीचे आपको एक सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पे फॉस्फेट हेड दिया है जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का है, आउटर साइड से इंटरेक्ट होगा, जिसे हम पोलर हेड भी कह सकते हैं। दूसरा जो टेल दिख रही है आपको वो है क्या है, हमारा फैटी एसिड टेल है लिपिड की, जो कि नॉन पोलर नेचर के होते हैं। दैट मीन्स कि वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे और हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे और बीच में कोर बना लेंगे। जो लिपिड बाइलेयर है इसके बीच का कोर बनाएंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक टेल। और यहाँ पे एक कोलेस्ट्रॉल दिया है, कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ लिपिड। तो ज़्यादा इसे डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सबसे मेन फंक्शन है इसका कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल कैसे करेगा, आइदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा और पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर मैं चीज़ें जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, आई थिंक आपको चीज़ें बेसिक हैं, पता होंगी, आगे हम थोड़ा डिटेल में जब पढ़ेंगे तब अच्छे से बताऊँगा।
तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन मेनली ट्रांसपोर्ट का है, जो कि एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके का ट्रांसपोर्ट करती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब किसी एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमें ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता है, या एटीपी का, जैसे कि डिफ्यूजन में या ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ का, जैसे कि अगर एक रूम में अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं, वहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, तो जहाँ पे अगरबत्ती जल रही है वहाँ पे गैसेस में मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जबकि पूरे रूम में खाली है रूम, तो वहाँ पे उधर की तरफ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये हमारा एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, इसे हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन एंड एनर्जी, या हम कहेंगे एटीपी। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर एनर्जी लगती है या एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, एंड इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो इसे हम कहेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट मीन्स कि जहाँ को कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स कि अगर हम कहीं को पानी भी डालें तो जहाँ को ज़्यादा पानी होगा उस तरह को मूव करेगा जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम इसे कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर को नहीं जा रहा, बल्कि लोअर से हायर की तरफ जा रहा, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जांपल है। उसके बाद है इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, कुछ ही चीज़ों को आर पार आने या जाने देती है। कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा, कुछ चीज़ों का नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ईजिली डिफ्यूज हो जाएंगी सेल मेम्ब्रेन में, कुछ चीज़ें ईजिली नहीं होंगी, उनके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, या डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जैसे कि करियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, इन सब का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए इसे कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल। डिफरेंट साइज की मॉलिक्यूल को ही अलाउ करेगी। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव एंड एक्टिव। बाकी जो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिटेल में है वो हम प्लांट फिजियोलॉजी में जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद है सेल वॉल। दूसरा हमारा जो सेल का कंपोनेंट है सेल वॉल है। तो सेल वॉल हम किसे कहते हैं, द नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लांट्स एंड फंजाई में जो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन का होता है, प्लांट्स में हमारा सेल्यूलोज का होता है, और फंजाई में काइटिन का होता है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं, सबसे आउटर कवरिंग। उसके बाद है इट गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो एक तो ये सेल को शेप प्रोवाइड कराता है, दूसरा डैमेज एंड इन्फेक्शन से भी बचाता है सेल वॉल। उसके बाद है इन एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, एल्जिनेट एक्सेट्रा। तो एल्गी थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाता है, या क्रिप्टोगैम की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज के साथ गैलेक्टिन, मैनन, एल्जिनेट, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, जबकि जो हाइयर प्लांट हैं, वुडी प्लांट जो होंगे, उनमें सेल वॉल हमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, इन सब से देखने को मिलेगी। उसके बाद है सेल वॉल को फर्दर अलग अलग लेयर में, सब लेयर में डिवाइड किया जाता है। जो प्राइमरी वॉल है वो सबसे आउटर वॉल होगी। इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, दैट मीन्स कि ये फ्लेक्सिबल होगी और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्राइमरी सेल वॉल इसे कहा जाता है। दूसरा हमारा मिडिल लेमला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन पूछा जाता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में होगी उसे हम मिडिल लेमला कहेंगे, विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट से मिलके बनी होती है और ग्लू की तरह फंक्शन करती है। दैट मीन्स कि इट जॉइन नेबरिंग सेल्स टुगेदर, क्योंकि कोई भी मल्टीसेलुलर प्लांट हमारा डिफरेंट टाइप की सेल या टिश्यू से मिलके बना होता है, तो जो नेबरिंग सेल है उन्हें हमारा मिडिल लेमला ही ज्वाइन करती है। ये कैल्शियम पैक्टेट यहाँ पे मटेरियल भरा होता है। उसके बाद है सेकेंडरी वॉल, जो कि मिडिल लेमला के बाद होगी इनसाइड, दैट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी वॉल। इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल। तो 3 सब लेयर होती है हमारी सेल वॉल की, प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमला एंड सेकेंडरी वॉल। उसके बाद है सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप विथ काइटिन। तो प्लांट्स में हमारा सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, जबकि फंजाई में हमारा काइटिन से मिलकर बना होता है, जो कि एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है ये भी। तो हमने आज डिस्कस किया सेल वॉल तक, सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल तक, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उससे पहले मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी की, और उसके बाद अदर टॉपिक को।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने जल्दी में बताया होगा क्योंकि लिमिटेशन होती है फ़ोन पे वीडियो बनाने में या ऑनलाइन वीडियो बनाने में, इसलिए मैं जल्दी में बताता हूँ चीज़ें, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम लग जाता है एक ही टॉपिक डिस्कस करने में। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।